आज हम करेंगे एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड। एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड में दो केसेस हैं, एक तो मिनिमाइजेशन केस एंड मैक्सिमाइजेशन केस। मैक्सिमाइजेशन केस हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था एंड अब हम करेंगे मिनिमाइजेशन केस। मिनिमाइजेशन केस में आपको इक्वेशंस मिलेंगी ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन में। इनमें कन्वर्जन इनटू इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है। एंड इसमें क्या होता है कि जैसे हम मैक्सिमाइजेशन के केस में हम स्लैग वेरिएबल्स ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हम सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल्स ऐड होंगे, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल। एंड इन दोनों वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें मिनिमाइजेशन में सरप्लस को -s से रिप्रेजेंट करना है एंड आर्टिफिशियल को a से, जो कि हम मैक्सिमाइजेशन में स्लैग को s से करते थे, बट सरप्लस में s से करेंगे बट -s से करेंगे। एंड अब आता है कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या होंगे? इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू होगी सरप्लस की 0 ही होगी, जैसे स्लैग्स की 0 थी, बट आर्टिफिशियल में हम m को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर m जो है ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। हम ये एज्यूम करके सम को सोल्व करेंगे कि दिस इज़ द लार्जेस्ट अमाउंट, इसी के बेसिस पर हम सम को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी दिस एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड विद मिनिमाइजेशन केस। इस एग्जांपल में हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि कन्वर्जन इनटू इक्वालिटीज़। हमें ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसे हमें इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना है, इक्वल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को ले लो 2x1 प्लस 4x2। अब हम देखेंगे कि जो हमने नोट्स प्रिपेयर किए थे, जैसे ये हमारा मिनिमाइजेशन का केस है, उसमें हमें करना है सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल एड्स। आर्टिफिशियल को तो हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, सरप्लस को -s से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे -s1 प्लस a1 इक्वल टू 40। इसी तरह 5x1 प्लस 2x2 माइनस s2, यहाँ पर s1 है तो यहाँ पर s2 होगा, प्लस a2 इक्वल टू 50। अब इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर s1 एंड s2, अब हम जब टेबल बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए हमें इन्हें इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वेशंस को प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे 2x1 प्लस 4x2 माइनस s1 प्लस 0s2। बिकॉज यहाँ पर s2 की वैल्यू नहीं है बट हमारी नेक्स्ट इक्वेशन में है, इसलिए हम इसे 0s2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस a1 प्लस 0a2। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी 5x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 माइनस s2 था तो माइनस s2 प्लस 0a1, क्योंकि a1 ऊपर था तो नीचे a2 प्लस a2 इक्वल टू 50। अब ऐसे हम बना लेंगे मिनिमाइजेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे हमें ऊपर दिया गया था 3x1 प्लस 2.25x2, ऐसे ही नीचे 3x1 प्लस 2.25x2 प्लस जितने हमारे वेरिएबल्स ऐड हुए थे s1 प्लस s2 प्लस a1 प्लस a2, इनके साथ हम इनके रिप्रेजेंटेटिव कोफिशिएंट्स की वैल्यू लगा देंगे। सरप्लस के साथ होता है 0, आर्टिफिशियल के साथ होता है m। जैसे स्लैक्स में हम 0 लगा रहे थे ना मैक्सिमाइजेशन के केस में, वैसे ही यहाँ पर a1 के साथ m, a2 के साथ भी m, s1 के साथ 0। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। नेक्स्ट स्टेप में इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में हम देखेंगे बेसिक वेरिएबल का पहला कॉलम होगा, देन सोल्यूशन वैल्यूज़ का। इन दो कॉलम्स के बाद हम उतने कॉलम बनाएंगे जितने हमारे वेरिएबल्स थे। जैसे हमारी इक्वेशन में था x1 x2 s1 s2 एंड देन a1 a2, उसी तरह हम अब यहाँ पर वेरिएबल्स को लिख देंगे x1 x2 s1 s2 a1 a2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे उनकी वैल्यूज़ जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखी थी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 की वैल्यू है 3, x2 की है 2.24, ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे 3
2.25 एंड देन S1 है 0, A की वैल्यू है M। ऐसे ही हमारे बेसिक वेरिएबल्स आएंगे। बेसिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे कंस्ट्रेंट्स में हमने लिए हैं और वो पॉजिटिव है। यहाँ पर S1 एंड S2 नेगेटिव है, तो हम बेसिक वेरिएबल्स लेंगे A1 एंड A2। A1 एंड A2 के कोएफिशिएंट्स क्या है? M। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M और सॉल्यूशन वैल्यूज़ में हम लिखेंगे जो हमारे इक्वेशन में दिए हुए हैं 40 एंड 50, टू इक्वेशंस में 40 एंड 50। अब इन कॉलम्स में वैल्यू हम इक्वेशन से लेंगे 2, 4 एंड देन 1। x1 है 2, x2 है 4, s1 है 1, सिंगल s1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन s2 हमारा 0 है, a1 है 1, 0। चाहे तो इनमें से देख के कर लो, बट हमने यहाँ पर भी इक्वेशंस आगे बनाई हुई हैं, यहाँ से चेक कर लो चाहे। तो यहाँ पर x1 में है 5, x2 का है 2, s1 है 0, s2 है -1, यहाँ पे -1 एंड देन a1 है 0, a2 है 1। ये हमारी होगी। अब हम निकालेंगे zj की वैल्यू। zj की वैल्यू के लिए हमें चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 40 इंटू एम 40m प्लस 50 इंटू एम 50m, टोटल हो गया 90m। ऐसे ही 2 इंटू एम प्लस 5 इंटू एम 7m, 6m, m मल्टीप्लाई बाई -1 -m बिकॉज 0m मल्टीप्लाई बाई 0 ही होगा। देन ऐसे ही -m, इनको मल्टीप्लाई किया m एंड m। Cj एंड Zj की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए हमें करना क्या है? Cj माइनस Zj, ये हमारी वैल्यू है Cj और ये है Zj। अब हम 3 माइनस 7m करेंगे तो वैल्यू होगी 3 माइनस 7m, 2.25 माइनस 6m, 0 माइनस -m बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है? Cj माइनस Zm। अब ये माइनस एक बीच में आ गया और एक माइनस m का हो गया, माइनस माइनस हो गए प्लस। ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस m माइनस m 0 एंड देन 0। अब हम निकालेंगे मिनिमम रेशियो। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि m को हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल अब हम इनको अगर 100 भी एज्यूम करके चलें तो 7 इंटू 100 माइनस 3m -3 माइनस 700, तो ये नेगेटिव में वैल्यू आ गई, बट हमें चाहिए क्या है? पॉजिटिव में। इसलिए अब हम इनमें से देखेंगे कि कौन सा नेगेटिव में है और ग्रेटर वैल्यू है नेगेटिव की। इट मीन्स वो सबसे छोटी वैल्यू को पिक करेंगे। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? ये। अब हम इसको लेंगे, ये हमारा हो गया एंट्रिक पॉइंट, और अब इसी के बेसिस पर हम मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो के लिए हमें करना क्या है? सोल्यूशन वैल्यू डिवाइड बाय 22, मिनिमम रेशियो हो गया 20, 50/5 10, ये हो गई हमारी मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो में से हमें मिनिमम को ही चूज़ करना है, यहाँ से हमें मैक्सिमम को चूज़ करना होता है। अगर आपको इन दोनों को चूज़ करने में कोई कन्फ्यूज़न है तो लेट्स आपको ये शो कर देती हूँ। इसमें जैसे मैंने आपको बोला था कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब हम इसको सपोज करते हैं कि ये m 100 है। इनके 7 इंटू 100 700। अब हम 3 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 697। ऐसे ही ये आ जाएगा -597.75। अब जैसे जैसे नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव का स्केल होता है, वो उतनी छोटी वैल्यू होती जाती है। अब हमें लेना है लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू, जो डिजिट में तो बड़ा है बट एक्चुअली में छोटा है वो, इसलिए हम 697 को चूज़ करेंगे। 697। और अब ये हमारा हो गया की कॉलम और ये हो गई हमारी की रो, ये वाली, और इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये हो गया हमारा की एलिमेंट। अब की एलिमेंट के बेस पे हम नेक्स्ट सेकंड टेबल बनाएंगे।
अभी सेकंड टेबल में आप देख सकते हैं कि मैंने x1, x2, s1, s2, a1 तक लिखा है, बट a2 नहीं लिखा। यहाँ पर कॉलम खाली क्यों छोड़ा है? यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हमें a2 को भी इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज हमारा a2 जो है वो लिविंग वेरिएबल है। यहाँ पर हमने देखा ना, a2 लिविंग वेरिएबल है। अब ऐसे जब हम बेसिक वेरिएबल्स लिखेंगे, a1 तो सेम आ जाएगा, बट a2 की जगह पर हम किसे इंक्लूड करेंगे? x1 को, बिकॉज ये हमारा की एलिमेंट है, ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल है x1। और अब यहाँ पर हम इनके कोफिशिएंट भी चेंज होंगे। x1 की वैल्यू है कोफिशिएंट 3, a1 का m। अब ऐसे ही यहाँ पर ये कॉलम नहीं बनाना होता, मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया। ये कॉलम खाली नहीं छोड़ना होता, यहाँ पर आपको मिनिमम रेशो का कॉलम बनेगा। अब आगे देखना है। अब हमारा जो की एलिमेंट था, अब हम की एलिमेंट को इन सभी डिजिट से डिवाइड कर देंगे, तो अब हमारी न्यू रो बन जाएगी x1 की। इसके लिए हमें करना है 50/5 10, 5/5 1, 2/5 0/5 0, -1/5 0 एंड 1/5। अब a1 की रो के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है हमारा ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट इनटू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम रिप्लेसिंग रो। ओल्ड वैल्यू कौन सी है हमारी? जैसे हमें a1 को बनाना है, तो a1 की ओल्ड वैल्यू है 40 लिख दिया हमने, माइनस की एलिमेंट फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग रो। अब 40 है, वैसे तो हमारा की एलिमेंट 5 है, बट 5 के कोरस्पॉन्डिंग 2 हमारा आ रहा है a1 की रो के लिए। 2 हमने लिख दिया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम रिप्लेसिंग रो। अभी रिप्लेसिंग रो हमारी ये वाली थी a2। अब इस रो को हमने जब न्यू में कन्वर्ट किया, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी है न्यू रो में से। तो इस न्यू रो में से हमें वैल्यू चाहिए सोल्यूशन वैल्यू की, वो है 10। हमने लिख दिया 10, 2 × 10 20, 40 - 20 20, ये हमारा आ गया 20 सोल्यूशन वैल्यू। ऐसे ही हम सारी रो को प्रिपेयर कर लेंगे। अभी मैंने फॉर्मूले को यूज़ करते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। पहले मैंने लिख लिया ओल्ड रो, फिर मैंने लिख लिया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, वो पूरी ओल्ड रो के लिए 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय न्यू रो, जो हमने न्यू रो बनाई है रिप्लेसिंग रो, ये वाली 1 2/5 0 -1/5, ये मैंने लिखा हुआ 1 2/5 0 -1/5। ऐसे मैंने सारी रो को कंप्लीट कर लिया। और अभी ये वाली जो फ्रिक्वेंसीज है, आंसर मैंने इस रो में ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ पर हमें इस कॉलम में वैल्यू नहीं चाहिए। अब हम निकालेंगे ZJ जैसे पहले किया था, 20m + 30, 20m + 30, ऐसे हम लिख लेंगे 3, पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, ऐसे रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम निकालेंगे CJ - ZJ, CJ - ZJ, 3 - 3 0, एंड देन 2.25 - 16/5 m + 6/5, इसे सॉल्व कर लीजिए। -16m/5, 5.25 - 16m/5, ऐसे इसको कर लेंगे 0 - -m, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, बिकॉज 0 -m करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 + m। अभी मैंने CJ - ZJ की वैल्यू को रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इन दोनों में से, देखेंगे कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू है। अब देखने से पता चल रहा है कि ऐसे तो m में वैसे बहुत बड़ी वैल्यू एज्यूम करके चल रहे हैं हम, और उसके साथ अब 16 लगा हुआ है, तो ये सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हम इसको ले लेंगे। और अभी इसी के बेसिस पे हम बनाएंगे मिनिमम रेशियो 20/16/5। अब अगर 20/16/5 हम
लिख रहे हैं तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 60 उल्टा हो जाएगा, 20 इंटू 5/16। अब जी ऐसे सॉल्व करेंगे हम, 100/16। ऐसे अब इसको करेंगे 10/2/5, इट मीन्स 10 इंटू 5/2, 50/2। अब हमें इनमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। 100/16 आ रहा है 6.25 एंड 50/2 आ रहा है 25। अब सबसे लीस्ट वैल्यू ये है, ये हमारा हो गया लिविंग वेरिएबल। अब हम एक न्यू टेबल बनाएंगे जिसमें ये लिविंग वेरिएबल होगा A1 और एंटरिंग वेरिएबल होगा X2, और इसमें हमारा ये हमारा हो गया की एलिमेंट इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर, यहाँ पर इस रो और इस कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 16/5, ये हो गया हमारा की एलिमेंट। और ये है हमारा थर्ड टेबल, इसमें हमने सिर्फ 4 कॉलम्स ही बनाए हैं बिकॉज अब हमारा A1 जो है वो भी रिप्लेस हो चुका है X2 के साथ, इसलिए बेसिक वेरिएबल्स मैंने चेंज कर दिए हैं। अब इसका कोएफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा, 2.25, X1 का है 3। ऐसे ही अब हम रो को प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम पहले चेक करेंगे जो हमारी रिप्लेसिंग रो है उसमें जो की एलिमेंट है सभी वैल्यूज़ को उस की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है, 20/16/5। ऐसे ही फिर 0 डिवाइडेड बाय 16/5, फिर -1 डिवाइड बाय 16/5। ऐसे हम पूरी रो को, न्यू रो कंप्लीट कर लेंगे। मैंने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है और सेकंड रो को भी हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना लिया है। जैसे हमारा पहले फॉर्मूला था ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट इनटू वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम रिप्लेसिंग रो। अब यहाँ पर ओल्ड वैल्यू 10, जैसे मुझे 7 इसका फाइंड करना था सोल्यूशन का, तो पहले मैंने चेक किया कि वहाँ पर ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 10 थी पुरानी रो में, और उसके बाद इनटू उसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनस और ब्रैकेट में 2.5 चाहिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट। वैसे तो हमारा की एलिमेंट ये है बट इस रो के लिए 2.5 है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.5 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम रिप्लेसिंग रो। अब हमारी रिप्लेसिंग रो ये थी, ये वाली फर्स्ट ऊपर वाली रिप्लेसिंग रो थी, और जब हमने इससे न्यू रो को बनाया था तो उसकी वैल्यू आ रही थी 6.25, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय कर दिया 6.25 और इससे मेरी वैल्यू आ गई 7.25, यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही सारी रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है, 1/8 - 1/4। और उसके बाद ZJ की वैल्यू भी जैसे हम करते हैं 2.25 मल्टीप्लाई बाय 6.25 प्लस 3 इंटू 7.50, और फिर इन दोनों का टोटल मल्टीप्लाई के बाद टोटल ये आ रहा है। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर दिया, और CJ माइनस ZJ, CJ से हमने ZJ की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, ये हमारी वैल्यू आ गई। और अब ये सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में ही है और 0 और पॉजिटिव में है। हमें यही चाहिए थे कि हमारी वैल्यू 0 हो और 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव में हो, 0 और ग्रेटर दैन 0। तो हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम इसे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिल कर देंगे। 3 इंटू X1 की वैल्यू कितनी आई, 7.50 प्लस 2.25 इंटू X2 था, तो X2 की वैल्यू है 6.25। ऐसे यहाँ पर फिल कर दिया और इनको टोटल करके हमारा 36.56 आंसर आ गया, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर।